तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको मैथ को स्टार्ट किया जा रहा है, यानी कि बोर्ड एग्जाम जो भी मैट्रिक के 2025 में देने वाले हैं उनके लिए आज से मैथ का सिलेबस शुरू होने जा रहा है। यानी कि इस वीडियो से आपका शुरुआत होने जा रहा है। इस वीडियो में आपको सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, वहां से आपको शुरुआत किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको ये माइंड में बैठा लेना है कि अगर आज से ये क्लास शुरू हो रहा है मैथ का, तो इसके बाद आपको एक वीडियो को दोबारा देखना नहीं होगा, ऐसा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो इस वीडियो को दोबारा नहीं देखना होगा और नहीं इस चैप्टर को आपको दोबारा बनाना होगा। एक ही बार में आपको कंप्लीट हो जाएगा। जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर को आपको दोबारा बनाना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, बिल्कुल गौर से वीडियो को अच्छे से देखना होगा और अच्छे से समझना होगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग पहले समझेंगे कि वास्तविक संख्या है, यानी कि जो चैप्टर यहाँ पे शुरू होने जा रहा है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, उसका पहले हम लोग अर्थ समझेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इसमें बेसिक जानेंगे। अगर आपको बेसिक का नॉलेज नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको बाउंस जाएगा, यानी कि समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आपको बेसिक जानना जरूरी है। बेसिक का नॉलेज आपको हो जाएगा तो आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग ऐसा पढ़िए ताकि आप लोग किसी और को समझा सके। ऐसा नहीं कि हम खुद पढ़ लिए और किसी के समझाने के जब बात आएगा तो वहां पे हम लोग अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। आप लोग खुद टीचर के तरह समझा पाए, ऐसा आप लोग पढ़ाई कीजिए। कि जैसे मान लीजिए ये चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, तो कंप्लीट करने के बाद में इस चैप्टर को आप किसी और को पढ़ा सके, वैसा आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए। तो यहां से हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। यहां से हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या चैप्टर पढ़ना है, यानी कि इसमें आपको आएगा 1.1 यानी कि एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली संख्या 1.1 आएगा। उसके बाद 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा। यानी कि यहाँ से आपको इस चारों चैप्टर को क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ से आपको रियल नंबर में यानी वास्तविक संख्याएं में कितना है, 4 चैप्टर दिए हुआ है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। यहाँ से आपको क्या करना है, चारों चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं कहते किसको है। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले आपको कुछ समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए वास्तविक संख्या कैसे बना है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक पहले यहाँ पे प्राकृत संख्या होता है, तो प्राकृत संख्या से यहाँ पे क्या बनता है, एक पूर्ण संख्या बनता है। आप लोग ध्यान से एकदम समझते रहिएगा। पहले क्या होता है, प्राकृत संख्या, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि इसे क्या कहा जाता है। तो प्राकृत संख्या से यहाँ पे क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। उसके बाद पूर्ण संख्या से क्या होता है कि एक पूर्णांक संख्या बनता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा। क्या बनता है, प्राकृत से पूर्ण, पूर्ण से पूर्णांक बनता है। अब यहाँ पे पूर्णांक से भी एक और संख्या बनता है, वो क्या है, जैसे कि परिमेय संख्या बनता है। यानी कि यहाँ पे क्या बनता है, परिमेय संख्या बनता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्राकृत से पूर्ण आ गया, पूर्ण से पूर्णांक आ गया, पूर्णांक से परिमेय संख्या हो गया। यानी कुछ इस प्रकार से संख्या ये बनता है। अब उसके बाद इसके साइड में एक और भी होता है, जैसे कि अपरिमेय संख्या के बारे में भी आप लोग जानते होइएगा या सुने होइएगा। यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या भी होता है। तो यहाँ पे आपको परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर ही क्या बनता है, एक वास्तविक संख्या बनता है। यानी कि इस प्रकार से आपको इसलिए समझा दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, प्राकृत से पूर्ण बनता है, पूर्ण से पूर्णांक बनता है, पूर्णांक से परिमेय बनता है, और साइड में भी एक होता है अपरिमेय। जो ये परिमेय और अपरिमेय मिलाकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है, यानी कि रियल नंबर्स बनता है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं और परिमेय किसे कहते हैं, और अपरिमेय के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो उसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और इस पर एग्जाम्पल लेकर भी बनाएंगे, इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। यानी कि सभी टॉपिक से क्या आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो अगर आप लोग सबको समझ लीजिएगा तो आपको यहाँ अभी से ही 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे और इसका फॉर्मूला भी जानेंगे, किस प्रकार से योग निकाला जाता है, और इसके साथ ही इससे कितना प्रकार के क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो सभी आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो चलिए अब प्राकृत संख्या के बारे में यहाँ हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि यहाँ से पता क्या चल रहा है
है कि गिनती के संख्या यानी गिनती के जो भी संख्या होगा वो प्राकृत संख्या होता है और गिनती के संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं तो आप लोग 0 से स्टार्ट तो नहीं कीजिएगा, जैसे यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा 1 2 3 4 इस प्रकार से काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या अगर बोला जाए तो प्राकृत संख्या क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार से डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। यहाँ पे आपको गिनती की संख्या क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है, लेकिन प्राकृत संख्या का लास्ट कितना है वो खोज ही नहीं हो पाया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या कहते किसको है, तो गिनती की संख्या क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी यहाँ पे क्या है कि अपरिभाषित यानी कि अनंत है, तो अपरिभाषित इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गया, उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसी से आपको क्वेश्चन और बनाया जा सकता है, प्रथम 20 या 30 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है। तो आइए अब समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, यानी कि प्रथम जब यहाँ पे 10 या 20 पूछ देगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, उसी प्रकार से प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आता है यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होता है 2 होता है। यह फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या है, यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इसी से आपको क्वेश्चन यहाँ पे कर देगा, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि प्रथम यहाँ पे 30 प्राकृत संख्या यानी कि प्रथम कितना 30 प्राकृत संख्या का योग यहाँ से अगर पूछ देगा कि कितना होगा, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है कि प्रथम 30 प्राकृत संख्या का योग बराबर क्या होगा, तो योग बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ n है तो यहाँ n दिए हुआ है, लेकिन n के जगह पे यहाँ क्या है 30 है, तो 30 हम लोग लिखेंगे, n जहां जहां है वहां पे हम लोग 30 लिख देंगे। तो यहाँ 30 लिखेंगे, उसके बाद 30 प्लस वहां पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे बटा 2 लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और गुना यहाँ पे 30 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, बटा में 2 लिख देंगे। यहाँ से इसको अब क्या करेंगे काट लेंगे, जैसे 2 से कटेगा तो ये 15 हो गया, यानी 15 गुना 31 हो गया। अब इसी को क्या करना है बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 15 एकम 15 के यहाँ पे 5 हो जाएगा, उसके बाद 15 यही 45, 45 एक कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, यानी कि 465 प्रथम 30 प्राकृत संख्या का योग बराबर क्या होगा 465 होगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग निकाल कर वहां पे क्या कीजिएगा आंसर इसी प्रकार से लिखिएगा। यहाँ पे अगर जोड़िएगा तो जोड़ते ही रह जाइएगा, लेकिन ये फॉर्मूला से यूज कीजिएगा तो एकदम चुटकियों में आंसर इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्राकृत संख्या समझ में आ गया होगा और प्राकृत संख्या से इसी प्रकार से क्वेश्चन वहां पे बनाकर पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ से हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में समझेंगे। यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याएं शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, यानी कि शून्य के साथ, तो प्राकृत संख्या इसमें आया है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 इस प्रकार से ये क्या होता है प्राकृत संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है शून्य के साथ, यानी कि इससे पहले क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये शून्य क्या अब 7 हो गया। तो शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याएं, शून्य के साथ इससे आगे यहाँ तक क्या है ये प्राकृत संख्या, यानी कि इससे आगे तक क्या है प्राकृत संख्या है। अब इसी में अगर शून्य मिला दिया जाए, यानी कि शून्य को इसमें शामिल कर लिया जाए, तो क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी कि आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य मिला दिया जाएगा तो वहां से वो क्या बन जाएगा पूर्ण संख्या बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या कह दिया कि शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को क्या कहा जाता है पूर्ण संख्या कहा जाता है। यहाँ से क्या हो गया शून्य इसमें मिला दिया प्राकृत संख्या में, तो ये क्या बन गया पूर्ण संख्या बन गया। तो इसी क्या कहा जाता है पूर्ण संख्या कहा जाता है और इसको W से डिनोट किया जाता है, यानी कि इसका संकेत क्या है W है। तो इट इज डिनोटेड बाय W, यानी कि इसको W से सूचित किया जाता है। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि इससे कैसा कैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यानी किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से तैयार किया जा सकता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ से आपसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, यानी कि क्या पूछा जा रहा है कि सभी पूर्ण संख्या जो है क्या वो प्राकृत संख्या होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग पहले लिख कर समझेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग पूर्ण संख्या लिखेंगे। तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, जैसे कि 0
1 2 3 4 डॉट 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 यानी कि अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये पूर्ण संख्या लिख लिए हैं। तो पूर्ण संख्या लिखने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, प्राकृत संख्या को एक बार लिख लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से समझ में। जैसे प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आप समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या है, क्या ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा। तो ये होगा कि नहीं, यहाँ से आपको पता चल रहा है। यहाँ क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या ये टोटल जो है, क्या ये प्राकृत संख्या होगा। तो यहाँ से इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए, यहाँ पे क्या है, 0 है। अगर 0 नहीं रहता तो हो जाता, लेकिन इसके साथ 0 है, इसके साथ 1 से स्टार्ट है। तो पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या कभी नहीं हो सकता है, वो पूरा नहीं हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या किया जा रहा है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, यानी कि सभी यहाँ प्राकृत संख्या जो है क्या पूर्ण संख्या होगा। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, ये सभी प्राकृत संख्या है, तो पूर्ण संख्या में भी सभी प्राकृत संख्या आ जा रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, हाँ होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्या सभी प्राकृत संख्या, तो सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हाँ हो जाएगा। तो ये दो टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, या आप लोग बेसिक नॉलेज के लिए भी इसको माइंड में बैठा सकते हैं। ये सब अगर आप लोग सीख लीजिएगा तो चैप्टर पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, इसलिए आपको बेसिक यहाँ पे बता दिया जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको इसको जानना भी जरूरी है कि प्रथम n पूर्ण संख्या का योग, तो प्रथम पूर्ण n संख्या का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2 होता है, यानी कि n इंटू n माइनस 1/2 होता है। यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2 होता है। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनाया जा सकता है, जैसे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पूछ देगा कि प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, क्या पूछेगा, प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, n के जवाब क्या करना है, 20 को रख देना है, तो 20 हो जाएगा, और 20 माइनस 1 होगा, बटा के नीचे कितना 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 गुना, और 20 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में 19 से गुना करना है, तो 19 दाएं कितना होगा, 190 हो जाएगा, यानी कि प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग बराबर कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एग्जाम में पूछ देता है इस प्रकार से, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, लेकिन पूछ देता है कि प्रथम 20 या 30 कितना भी यहाँ पे संख्या देगा, आपको क्या करना है, n के जगह पे उस संख्या को रख देना है और सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के बाद में आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सॉल्व होता है। अब हम लोग यहाँ से पूर्ण संख्या के भी बारे में जान गए, उससे बनाया गया क्वेश्चन भी जान गए, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगला हम लोग क्या सीखना है, पूर्ण संख्या के बाद में पूर्णांक संख्या को सीखना था। तो आइए पूर्णांक संख्या को सीखते हैं। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या के बारे में है कि पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का समुच्चय मिलता है। यानी कि हम लोग इसी की डेफिनेशन से यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पे अगर जैसे इसका लिखा जाए कि जैसे में क्या होगा कि पूर्ण संख्या के समुच्चय में, पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे यहाँ 0 1 2 और 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिए तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया है। तो इसके बाद क्या कर रहा है आगे, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर, तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या, तो ऋणात्मक इधर आएगा बाएं साइड और धनात्मक दाएं साइड जाता है। धनात्मक माने क्या होगा, प्लस वाला, ऋणात्मक के मतलब क्या होगा, माइनस वाला। तो माइनस वाला क्या होगा, वो 0 से कम होते जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर, यानी कि ऋणात्मक क्या है, माइनस में होता है, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2, यानी 1 2 से स्टार्ट होता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ऋणात्मक प्राकृत संख्या यानी कि -1 हो जाएगा, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, उसके बाद फिर कॉमा देंगे, उसके बाद -3 हो जाएगा, उसके बाद डॉट 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 होगा, यानी कि इधर भी क्या होगा, इस प्रकार के साइन होगा, इधर भी इस प्रकार के साइन होगा, यानी कि अनंत है, यानी कि अपरिभाषित है ये। तो ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया कि पूर्ण संख्या के समुच्चय में क्या किया जा रहा है, ऋणात्मक प्राकृत
प्राकृत संख्या को मिला दिया जा रहा है, यानी कि ये पूर्ण संख्या का समुच्चय हो गया, यानी कि एक परिवार हो गया। उसके बाद इसमें क्या मिला दिया जा रहा है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, तो वो क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, समझना है। अब इससे कितना क्वेश्चन बनाया जा सकता है और किस प्रकार के क्वेश्चन बनाया जाता है, अब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी इस इधर आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो सबसे बड़ी यही होगा, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, ये भी अनंत हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे छोटी और सबसे बड़ी वही हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी, छोटी माने इधर आएगा और बड़ा माने इधर जाएगा। तो ये माइनस में जितना है वो छोट होते जाएगा, जितना मान बढ़ेगा माइनस में उतना ही वो छोट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग यही जवाब दीजिएगा, यानी कि आंसर यही दीजिएगा। और इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे कि तो यहाँ से अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, यानी कि सभी प्राकृत संख्या, यहाँ पे पूर्णांक संख्या में क्या था, प्राकृत संख्या भी था, पूर्ण संख्या भी था, यानी कि यहाँ से आपको जवाब दिया जा सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या, यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होगा, तो यहाँ पे हाँ होगा, क्योंकि इसका आंसर कैसे हाँ होगा, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक संख्या में क्या था, ये भी था, लेकिन इधर निगेटिव में भी था। यहाँ ऋणात्मक से हमको मतलब नहीं है, यहाँ कह रहा है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, तो यहाँ इसका जवाब हाँ होगा, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि इसमें शामिल है, इसलिए होगा। अब अगला क्या कह रहा है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो सभी पूर्ण संख्या, यानी कि यहाँ से ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। तो पूर्ण संख्या किसमें शामिल है, पूर्णांक संख्या में शामिल है, यानी कि सभी पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या होगा। इसका भी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाता है और बनाकर पूछ भी सकता है, एग्जाम में इस प्रकार से आता है, या आप लोग बेसिक नॉलेज के लिए भी इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में भी जान गए हैं। अब यहाँ से पूर्णांक संख्या के बाद में हम लोग को आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ में समझेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करना है, दो और संख्या के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या अगर आपको नहीं पता है, या अगर आपको पता भी है फिर भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि उससे कैसे क्वेश्चन आपको बनाकर पूछा जा सकता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे सम संख्या की ओर चलते हैं। यहाँ पे सम संख्या क्या है कि वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो उसे क्या कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पूर्णतः विभाज्य का अर्थ क्या हो गया कि वो भाग देने से पूरा पूरी कट जाएगा, उसमें कोई शेषफल नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 4 6 या कितना भी आप लोग ले लीजिए, ये सब क्या है कि सम संख्या है, यानी कि सम संख्या भी क्या होता है, अनंत होता है, इसका कोई अंत ही नहीं है। ये भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो सम संख्या का पहचान आप लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जिसके अंत में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा और 8 रहेगा, यानी कि छोटा संख्या में तो आपको पता चल जा रहा है कि 2 से भाग देने से कट जाएगा, लेकिन इसी में अगर बड़ा संख्या दे देगा, जैसे कि इस प्रकार से दे देगा, तो आपको पहचानने में यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सम संख्या है या विषम संख्या है। इसके अंत में इसमें से कोई सा भी रहेगा वो सम संख्या होगा, यानी 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में कितना है, 2 है, यानी 2 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या आपको समझ में आ गया होगा। उसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में रहेगा तो वो सम संख्या हो जाएगा। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। और इसी में पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी कि अनंत हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सम संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। अब आइए फॉर्मूला को देखते हैं। यहाँ से प्रथम n सम संख्या का योग बराबर क्या होता है, n × n+1 होता है। इसी में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम यहाँ पे 20 सम संख्या का योग क्या होगा, तो आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा, n है तो n के जगह आप क्या करेंगे, 20 लिखेंगे, उसके बाद n+1 है तो 20 प्लस क्या करेंगे, 1 कर देंगे। अब यहाँ से इसको क्या करना, सॉल्व कर लेना है, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और गुना में 20 और 1 को जोड़ के क्या लिख देंगे, यहाँ 21 लिख देंगे। तो 21 दूना कितना होता है, 42 होता है, तो यहाँ 42 लिख देंगे, और जिसके साथ 0 है तो 0 लगा देंगे, यानी कि प्रथम 20
सम संख्या का योग बराबर क्या हो गया 420, यानी कि यही इसका क्या होगा फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाएगा तो यहाँ कोई सा भी संख्या दे देगा, आप लोग इजी वे में कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सम संख्या भी समझ में आ गया होगा, और यहाँ से सबसे छोटी और बड़ी पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग विषम संख्या के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार से विषम संख्या भी है, बहुत ही इजी वे में हम लोग वो भी समझ जाएंगे और उससे कितना क्वेश्चन बनेगा वो भी जानेंगे। तो चलिए अब विषम संख्या के बारे में यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे विषम संख्या के लिए क्या हो गया कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, यानी कि वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। इसको अंग्रेजी में ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे विषम संख्या का जैसे अगर लिखा जाए, यानी कि इसका एग्जाम्पल लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, यानी कि 2 से पूरा पूरी भाग न लगे, उसका कुछ ना कुछ शेषफल आ जाए। जैसे कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट डॉट ये भी अनंत तक जाएगा। यानी कि यहाँ पे विषम संख्या का एग्जाम्पल हो गया 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, यानी कि आगे 9, 11, 15 ये सब जाते जाएगा। 14 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, वो सम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या में 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा जाए तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा, इसका अनंत हो जाएगा। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला जानना होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है कि प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होगा, तो n स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ से पूछ देगा कि प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग क्या करना है, n स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 10 दाएं के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या पर अगर स्क्वायर हो तो 2 बार गुना में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 10 गुना 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 दाएं 100 आ जाएगा। यानी कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि n स्क्वायर होता है, तो जितना संख्या आपसे पूछा जाए उतना का आप लोग स्क्वायर कर दीजिएगा, तो वहां से विषम संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो यहाँ से जितना आपको बेसिक बताया गया है ये आपके माइंड में आ ही गया होगा, क्योंकि इतना सिंपल से आपको समझाया गया है। इतना सिंपल से अगर किसी को भी कोई अगर समझा देगा तो बिल्कुल माइंड में ही बैठ जाता है। तो आपको भी क्या करना है, मान लीजिए अगर कोई आपसे इस प्रकार से सवाल करे तो आपको भी क्या करना है, इसी प्रकार से उसको समझाना है जैसे यहाँ पे समझाया गया है। अब अगला क्लास में आपको बताया जाए कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, उसके साथ ही आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये सब के बारे में भी बताया जाएगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।